हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज हिमांशु अग्निहोत्री। आज हम लोग एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे जीओसी का ही, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब ये हाइपर कॉन्जुगेशन जो है ये क्या होता है, कैसे इसे पढ़ना है, क्या है, सब समझ लेते हैं। देखो यार, हाइपर कॉन्जुगेशन जो है ये भी आपका एक परमानेंट इफेक्ट है। पहली चीज, जैसे हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट, तो इंडक्टिव हमने देखा था कि वो परमानेंट इफेक्ट है, ऐसा नहीं टेम्परेरी इफेक्ट है। सिमिलरली हाइपर कॉन्जुगेशन भी क्या है, एक परमानेंट इफेक्ट है, पहली चीज। दूसरी बात, इसके कई सारे नाम है। एक तो नॉर्मल आप हाइपर कॉन्जुगेशन बोल दोगे, दूसरा आप इसे बेकर नाथन इफेक्ट बोलोगे, या फिर आप इसे सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइजेशन इफेक्ट बोलोगे, नो बॉन्ड रिजोनेंस इफेक्ट बोलोगे। तो इसके कई सारे नाम है, जो भी नाम आपको जचे आप याद कर लो। मेरी मानो तो सारे ही याद रखो, है ना, किस नाम से क्वेश्चन पूछ ले क्या पता। अब देखो लिखा हुआ है कि भैया एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, मतलब कि हाइपर कॉन्जुगेशन उन्हीं मॉलिक्यूल में हो पाएगा जिनमें पहली बात तो अल्फा कार्बन हो, और दूसरी बात अल्फा कार्बन के पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन भी हो। मतलब ऐसा नहीं है कि अल्फा कार्बन है तो हो जाएगा, नहीं, अल्फा कार्बन के बाद अल्फा कार्बन के पास मतलब एक अल्फा हाइड्रोजन भी होना चाहिए। अब पहले तो समझ लो ये अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। भाई देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये कोई भी कार्बन चेन है, इससे कोई एक्स एटम लगा है, तो पहली चीज ये एक्स एटम क्या हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो सकता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, जरूरी नहीं ऐसा ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि भैया CH3 एंड CH डबल बॉन्ड CH, ऐसा भी हो सकता है। तो अल्फा कार्बन आप किसे कहोगे? तो देखो अगर ये वाला केस मिला कि यहाँ पे कोई एक एटम लगा हुआ है जो कि कोई फंक्शनल ग्रुप है या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, या मान लो कोई मोस्ट प्रायर ग्रुप लगा हुआ है, कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है XYZ, तो आपको करना क्या है कि ये वाला एटम जिस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है उसे आप क्या बोलोगे? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है उसे क्या बोलेंगे? बीटा कार्बन। बीटा कार्बन से जो डायरेक्टली कार्बन जुड़ा है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? गामा कार्बन। और मान लो अगर गामा कार्बन से भी कोई कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? डेल्टा कार्बन। ठीक है, खैर इतनी आगे हम लोगों को जाना नहीं है, ठीक है, परेशान होने वाले थे, इस पे ध्यान फोकस करते हैं, इस पे। देखो भाई, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जो भी ग्रुप लगा होगा, अब वो कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको कई सारी चीजें बता दी। अगर इस मॉलिक्यूल, ये मतलब जो भी एटम लगा हुआ है जिस कार्बन से, उस कार्बन को आप बोलोगे अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास जितने भी हाइड्रोजन होंगे उन्हें आप अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ एल्कीन क्या करेंगे? इन केस ऑफ एल्कीन बेटा ये हो जाएगा कि एक्टिव ग्रुप जो होगा वो ये माना जाएगा। मतलब डबली बॉन्डेड जो कार्बन है आपके, डबली बॉन्डेड कार्बन को छोड़ दो, फिर से सुनो, डबली बॉन्डेड कार्बन को छोड़ दो, डबली बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली जो कार्बन जुड़ा है उसे क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। सिमिलरली मान लो कार्बोकैटायन हुआ, है ना, तो CH3 एंड CH2 पॉजिटिव। अब कार्बोकैटायन को अल्फा कार्बन नहीं कहेंगे, कार्बोकैटायन से डायरेक्टली जो कार्बन जुड़ा इसे आप क्या कहोगे? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के पास जितने भी हाइड्रोजन होंगे उन्हें हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। सिमिलरली मान लो ये CH3 है और ये आपका हो गया CH2, दिस इज रेडिकल। ठीक है, तो अगर रेडिकल है तब भी सेम वही बात कि रेडिकल से डायरेक्ट जो कार्बन जुड़ा अल्फा कार्बन, और जो हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन। तो आई होप तुम लोगों को अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन समझ में आ गया होगा। चलो इसे हटा देते हैं, ठीक है, इसे फिलहाल के लिए हम लोग हटा देते हैं। अब देखो मेरी बात सुनो, हाइपर कॉन्जुगेशन बेटा जनरली 3 स्पीसीज में देखा जाता है। एक तो आपका कौन सा हो गया? कार्बोकैटायन, CH3 CH2 पॉजिटिव, पहला। दूसरा बेटा ये फ्री रेडिकल्स में देखा जाता है, रेडिकल। और तीसरा बेटा ये एल्कीन्स मॉलिक्यूल में भी देखा जाता है। ठीक है, वैसे तो और भी कई सारी इसकी कैटेगरी हम तुम्हें गिना देंगे, लेकिन हाँ अभी के लिए हमारे जो सिलेबस है उस पर ही फोकस करते हैं। ध्यान रखना इन तीनों में देखा जरूर जाता है, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इनके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है। ठीक है, तो अब आओ एक एक करके हम लोग इन्हें समझ लेते हैं। ठीक है, कि सबसे पहले हम लोग कार्बोकैटायन में देखते हैं कि कार्बोकैटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन हम लोग कैसे देखेंगे। देखो भैया, जैसे मान लो कार्बोकैटायन के हमने क्या करा, H को ऐसे ओपन कर लिया। अच्छा, अभी तक आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि यार हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों? मैं आपको बता दूं, इसके नाम में इसका रीजन छुपा हुआ है, सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइजेशन इफेक्ट। देखो यार, वैसे तो इसे नो बॉन्ड रिजोनेंस बोलते हैं, बट इसमें कहीं ना कहीं होता रिजोनेंस ही है। ठीक है, तो ये मेरे भी समझ के बाहर है, ऐसा क्यों? ठीक है, बट मैंने ज्यादा दिमाग लगाया नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि यार इतनी सारी चीजें हैं, हर चीज के पीछे तुम क्यों पकड़ोगे तो भैया पेपर तुम्हारा रह जाएगा, है ना। इसलिए एक बार कर लो, फिर अपना देखते रहना क्यों क्या करो। तो कहने का मतलब होता क्या है बेटा कि ये क्योंकि कार्बोकैटायन है, और आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी आयनिक स्पीसीज होती हैं, चाहे वो कैटायनिक हो चाहे वो एनायनिक हो, वो अनस्टेबल मानी जाती हैं। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट टर्म स्पीसीज होती है, बहुत ही इंटरमीडिएट है, मतलब बहुत ही कम समय के लिए बनती हैं, तो ये अनस्टेबल है।
तो ऑब्वियस सी बात है, अगर अनस्टेबल है तो हम किसे क्या करना चाहेंगे, स्टेबल। जिंदगी में हर आदमी क्या चाहता है, स्टेबल रहना चाहता है। तो सिमिलरली जो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट दिया गया है वो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए दिया गया है, यानी कि वी कैन से दैट हाइपर कॉन्जुगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अल्फा हाइड्रोजन। ये भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो समझते हैं। तो भैया देखो हुआ क्या, ये इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे भैया इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। इस कार्बन को अगर अल्फा कार्बन, तो इससे 3 हाइड्रोजन, तीनों अल्फा हाइड्रोजन हो गए, हाँ या ना बोलो। अब होगा क्या, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन क्या कहेगा, मैं अपना बॉन्ड तोड़ देता हूं। इसके बॉन्ड तोड़ने से हुआ क्या, देखना जरा। इसके बॉन्ड तोड़ने से बेटा हुआ ये कि ये वाला H तो ऐसे ही रह गया, ये वाला H भी ऐसे ही रह गया, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और इधर आ गया CH2 और यहाँ पे आ गया H+। सुनते रहना बात। अब हुआ क्या कि ये H+ निकल गया बाहर और जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ था वो आपका वैनिश हो गया। अब मॉलिक्यूल कैसा बन गया, मतलब कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, एल्कीन बन गई। तो ये क्या है, स्टेबल है। ये कैसा है, अनस्टेबल है। तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बताने के लिए हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पढ़ते हैं। अब भैया यहाँ पे क्योंकि 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये पहला अल्फा हाइड्रोजन था, ये दूसरा अल्फा हाइड्रोजन है, ये दूसरा, और ये कौन सा, तीसरा। तो दूसरा वाला कहेगा कि तुम ही क्यों शहीद हो गए, हम भी तो हो सकते हैं। तो कहेगा भैया हम भी आएंगे आगे, है ना। तो स्टेबल करने के लिए तो ऑब्वियस सी बात है। तो देखो क्या होगा, यहां से ये कार्बन गया, सॉरी ये हाइड्रोजन गया, तो ये 2 हाइड्रोजन ऐसे रहेंगे और यहाँ पे क्या जाएगा, डबल बॉन्ड है CH2, ऐसा हो सकता है। तीसरा वाला बोलेगा हम क्यों पीछे हटे, मैं भी तो कर सकता हूँ ये काम। तो सिमिलरली जो थर्ड वाला है वो भी ये काम कर देगा। तो यानी कि ये H ऐसे ही रहेगा, ये H ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH2। तो यार तुम्हें इससे अभी तक एक अंदाजा लग गया होगा कि भैया किसी भी मॉलिक्यूल की हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनेगी, जितने उसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे। क्लियर है इतनी बात। हम लोग कई सारे कार्बोकेटायन दे रहे हैं, अब आपको बताना है कि बताओ उसकी कितनी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। जैसे कि ये ले लो पहला, ठीक है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। आई होप तुम लोगों को आता होगा, क्योंकि जब तुम लोग ये वीडियो देखोगे तो उससे पहले तुमने IUPAC पढ़ ली होगी, ठीक है। चलो हम मान लेते हैं, चलो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और मान लेते हैं, चलो भैया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और कर ले थोड़े से क्वेश्चन। मान लेते हैं चलो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, या फिर इसी को एक काम करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब आपसे पूछा जाएगा बताओ कि इन मॉलिक्यूल्स की हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनेगी। क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है। कार्बोकेटायन का जो पड़ोसी कार्बन है, या कह दो कार्बोकेटायन वाले कार्बन से डायरेक्टली जो कार्बन जुड़ा हुआ है, अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, सॉरी ये क्या हो गया, अरे भैया रुक जा, थम जा, ये अल्फा कार्बन, इधर बेटा कौन सा हो जाएगा, एक अल्फा ये, एक अल्फा ये। हाँ एक चीज देखो बेटा, अब ये कार्बोकेटायन है, ये वाला कार्बन कार्बोकेटायन है। मैंने बोला था कार्बोकेटायन से डायरेक्टली जो कार्बन जुड़ा वो अल्फा कार्बन, तो डायरेक्टली ये भी जुड़ा, डायरेक्टली ये भी जुड़ा, दो अल्फा कार्बन हो गए। यहाँ पे अगर देखा जाए, अरे भैया तो इसमें एक अल्फा ये, एक अल्फा ये, एक अल्फा ये, यहाँ पे तो 3 अल्फा कार्बन हो गए। इसमें देखा जाए तो एक ही अल्फा प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखा जाए तो एक अल्फा, इधर 2 अल्फा और इधर 3 अल्फा। तो हमें कैसे पता चलेगा किस मॉलिक्यूल की कितनी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। तो देखो एक एक करके देखते हैं। अगर ये अल्फा कार्बन है तो बेटा एक बार बताओ, ये कार्बन ऑलरेडी कितने बॉन्ड बना रहा है, 2, और कार्बन बॉन्ड बनाता कितने, मैक्सिमम 4। इसका मतलब इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना आ गए, 2। सिमिलरली इसमें देखें तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़े होंगे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे। कैसे है देख लो, एक बार देख लो, आखिरी बार बता रहे हैं भैया, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड, तो एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अगर एक सिंगल तो 3 क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हो तुम। सिमिलरली यहाँ पे 2 सिग्मा है तो 2 हाइड्रोजन लगे होंगे, समझ गए। तो 2 इधर 3 इधर, यहाँ पे कितने हो गए, 5। तो देखो एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि बताओ इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है। तो यार जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो ज्यादा स्टेबल, इसमें 5 है, इसमें 2 है, तो ज्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है। तीसरा वाले में देख लेते हैं बेटा, एक अल्फा ये, एक अल्फा ये और एक अल्फा ये। जल्दी बता दो कितने लिख दें, जल्दी बोलो। तो 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर अब इन तीनों की बात करें तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या ये नहीं हो जाएगा, बताओ। सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे मॉलिक्यूल उतना ही स्टेबल होगा। सबसे ज्यादा अल्फा 9 है यहाँ पे, यहाँ 5 है, यहाँ पे 2 है। आई होप अब तक तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो इसके बाद देखते हैं इस वाले मॉलिक्यूल में। ये अल्फा कार्बन कौन सा बेटा, ये वाला। अब देखो एक चीज देखो, ये अल्फा कार्बन है, ये ऑलरेडी कितने बॉन्ड बना रहा है, 3, और कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। तो इसका मतलब इससे सिर्फ एक ही तो हाइड्रोजन होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया बेटा, 1। अल्फा हाइड्रोजन कितना आ गया, 1। इसमें देख लेते हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 2 5 और 2 7। तो अगर इन्हें ABCD नाम दे देते हैं, मान लो A, इसे B, इसे C, इसे D और इसे E,
तो मुझे जरा ऑर्डर बताओ कि सबसे ज्यादा स्टेबल इनमें से कौन सा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल देखने के लिए सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन देख लो कहां पे है, 9 है इसमें, तो इसका मतलब सी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल। 9 के बाद आ जाओ 7 यानी कि ई वाला आ गया, फिर आ जाओ बेटा कौन सा है 5 यानी कि बी वाला। बी वाले के बाद देख लो भैया इसमें 2 इसमें 1 यानी कि फिर ए हो जाएगा एंड देन हो जाएगा डी। तो ये करेक्ट ऑर्डर होगा किस चीज का, स्टेबिलिटी का। एंड ऑल्सो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर का, जितने अल्फा हाइड्रोजन उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी और उतनी ही हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। तो बोलो क्या तुम लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करना है, इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। और इसका अगर इसे नोट करना है तो कर लो, ठीक है। इसे नोट करने के बाद क्या करना है तुम्हें, देखो हाँ, तो हम लोगों ने पहला केस बेटा कौन सा देखा था, पहला केस हमने देखा था इन केस ऑफ कार्बोकैटायन। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इन केस ऑफ अपना वो देख लेंगे, कार्बो एनायन देख लेंगे, ठीक है। कार्बो एनायन का कैसे देखेंगे, केस नंबर 2, ठीक है। केस नंबर 2 क्या होगा, इन केस ऑफ कार्बो एनायन, यानी कि कार्बो एनायन सॉरी इन केस ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है। यानी कि मान लो हमने क्या करा, CH3 लिख लिया ऐसे, कार्बन एक H ऐसे, एक H ऐसे, एक H ऐसे, और यहां पे मान लो लगा हुआ है CH2 और इस पे रेडिकल। सिमिलरली ध्यान रखना, चाहे कार्बोकैटायन हो, चाहे कार्बो एनायन हो, और चाहे आपका कार्बन फ्री रेडिकल हो, अनस्टेबल स्पीसीज है, ठीक है। स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे, सेम वही कि अगर ये रेडिकल है तो ये अनस्टेबल है, इसका मतलब एक बार ये जा सकता है, तो एक स्ट्रक्चर बना तो क्या बनेगी भैया H, ये कार्बन ये H, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2, इधर H प्लस फ्री हो जाएगा। सिमिलरली ये क्या करेगा, कहेगा भैया हम भी जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला H ऐसे ही, ये वाला H ऐसे ही, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2 एंड ये वाला H प्लस फ्री फॉर्म में घूमेगा। सिमिलरली अगर हम देखें इसमें क्या होगा, ये वाला भी जा सकता है ना, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये H प्लस ऐसे निकल गया, ये कार्बन एक H ऐसे लगा हुआ है, एक H ऐसे लगा हुआ है, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो वही बिल्कुल सेम वही केस है कि इन केस ऑफ फ्री रेडिकल भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ नहीं करना अपने को। देखो जैसे लिख दिया कि ये रेडिकल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये लिख दिया कि ये रेडिकल है, ठीक है। ये लिख दिया कि भैया ये रेडिकल है। तो जैसा हम लोगों ने पहले करा था वैसे करना यार, कुछ भी इसमें नया नहीं है, क्योंकि तुम पहली बार पढ़ रहे हो तो इतना तुम्हें डिटेल से पढ़ा रहे हैं, नहीं तो इसे हम नहीं पढ़ाते। जहां पे पॉजिटिव चार्ज लगाया था वहां पे रेडिकल लगा लो, वैसे ही करना है। देखो यार यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन, 2, यहाँ पे जल्दी बोल दो, 2 इधर 3 इधर, कितने हो जाएंगे 5। इसमें देख लो 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा, तो 3 और 3 6, 6 और 2 कितने होते हैं यार 8 ही तो होंगे, देखना इधर 3 3 6 और 2 8, ये 2 ये 3 और ये 3, ठीक। तो यहाँ पे 8 हो गए, यहाँ पे कितने हो गए बेटा 3, और यहाँ पे हो गए 2 5, यहाँ हो गए 5, यहाँ कितने हो गए 1 2, ठीक है। तो ऐसे निकाल लेंगे बिल्कुल सेम वही कि जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उतनी ही हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूल उतना ही स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल ये, फिर ये, फिर ये। इसमें देख लेते हैं 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा, 3 और 2 कितने हो गए, 3 2 5 और 2 7। अगर ऑर्डर लगा दे ABCD बोल दे तो C सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर D स्टेबल, फिर तुम्हारा B, और फिर A। ये इसका ऑर्डर हो जाएगा, क्या हो जाएगा C, फिर क्या हो जाएगा D, फिर हो जाएगा B, फिर क्या हो जाएगा A। तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर होगा किसका, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर का। सिमिलरली एल्कीन के लिए, ठीक है, तो वो आप अपने आप से कर लेना, सेम ही है बिल्कुल, जैसे मैंने आपको ये वाले कराया ऐसे ही आप चाहना तो एल्कीन वाला भी कर सकते हो। चलो एक बार करके दिखा ही देते हैं। जैसे मान लो अपने पास हमने कोई एल्कीन उठा ली, इन केस ऑफ एल्कीन हेडिंग डाल देना कि हमने क्या करा, CH3 को ऐसे लिख लिया, और यहाँ पे CH हो गया, यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड CH2। मैंने क्या बोला था, एल्कीन के केस में अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखोगे कि डबली बॉन्डेड कार्बन को छोड़ दो, फिर से सुन लो, डबली बॉन्डेड कार्बन को छोड़ दो, डबली बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली जो कार्बन लगा है वो अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन ये है, तो 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। सिमिलरली ये होगा, ये इस पे, ये उठ के यहाँ चला जाएगा, तो देखो कैसे स्ट्रक्चर बनेगी बेटा, तो ये हो गया H, ये हो गया C, ये हो गया H, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड एंड दिस वन इज CH, दिस वन इज CH, और उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे CH2 और इस पे नेगेटिव। यार एक बात देखो, यहाँ पे H प्लस आया, यहाँ पे H प्लस आया, ये H प्लस वापस यहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा भैया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो तुम कहोगे सर तो फर्क क्या पड़ा, डबल बॉन्ड था डबल बॉन्ड है, नहीं बेटा देखो, रेजोनेंस जितना ज्यादा मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, यानी कि हायर इज द रेजोनेंस हायर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में जितनी ज्यादा रेजोनेंस होगी मॉलिक्यूल में उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। और रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो होता है आवारा होता है यार, उसका मतलब नहीं, घूमता रहता है इधर, लेकिन उसके आवारेपन में तुम्हारे आवारेपन में डिफरेंस है, तो तुम आवारा घूमोगे तो तुम्हें मार पड़ेगी घर पे, है ना। लेकिन पाई बॉन्ड अगर इधर उधर डीलोकलाइजेशन करता है तो इससे मॉलिक्यूल आपका स्टेबल हो जाता है। तो नोट करके कहीं पे लिख लेना कि हायर इज द रेजोनेंस हायर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ दैट
मॉलिक्यूल। तो यही आपका था हाइपर कॉन्जुगेशन। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।